हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, जिसमें आज बात करेंगे बर्नर का सिद्धांत। बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम आपको समझाने वाले हैं। और बच्चों, जितना मैं समझाऊंगा उतना यदि आप लोग लिख देंगे तो बराबर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, बर्नर ने क्या बताया ये जरूरी है। ठीक है, आप लोगों ने उप सहसंयोजी यौगिक के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया इस चैप्टर में। अब उप सहसंयोजी यौगिक में बच्चों आप सबको पता है कि क्या क्या चीज होता है। थोड़ा सा मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। तो उप सहसंयोजी यौगिक में जैसे आपके पास बच्चों कोई केंद्रीय धातु परमाणु है, कोबाल्ट ही ले लो, केंद्रीय धातु परमाणु है, और इसके साथ बच्चों अमोनिया जुड़ा हुआ है NH3, इसकी संख्या मान लीजिए 6 है। और प्यारे बच्चों यहां पे आपका क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन है, इसकी संख्या 3 है। तो इसमें आप सबको पता होना चाहिए कि जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ा रहता है उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं? लिगेंड। क्या बोलते हैं बच्चों? लिगेंड। ये तो ठीक है सर। ठीक है, ये जो आपका बच्चों बाहर जो भी जुड़ा रहेगा उसे आयनीकरण क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आयनीकरण क्षेत्र। ठीक है, आयनीकरण क्षेत्र। ठीक, आयनीकरण क्षेत्र ये आपने पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं बच्चों? अंदर का समन्वयन क्षेत्र। क्या बोलते हैं? समन्वयन क्षेत्र या उप सहसंयोजी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी को उप सहसंयोजी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु में लिगेंड कितने जुड़े हैं बच्चों? इसे बोलते हैं हम समन्वयन संख्या। क्या बोलते हैं? समन्वयन संख्या। समन्वयन संख्या क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? समन्वयन संख्या। यह भी आप लोगों को पता है। ये जो आपका कोबाल्ट है बच्चों, ये केंद्रीय धातु परमाणु है। क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है। केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक सर, ये भी क्लियर है। ये केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक, इतना क्लियर, ये सबको पता है कि केंद्रीय धातु परमाणु होता है, लिगेंड होता है, और बच्चों यदि बाहर कोई परमाणु है वो आयनीकरण क्षेत्र के अंतर्गत होता है। इस चीज का बर्नर ने भी अध्ययन किया। और केंद्रीय धातु परमाणु में चाहे लिगेंड जुड़ा हो या कोई भी परमाणु जुड़ा हो, चाहे लिगेंड जुड़ा हो चाहे कोई भी परमाणु जुड़ा हो, वो किस प्रकार से बंध बनाता है इसके बारे में बच्चों प्रस्तुत किए किसने? बर्नर ने। ठीक है, तो बर्नर ने सबसे पहले तो बताया कि इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालो। आप कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या निकालो। बोलो सर, ऑक्सीकरण संख्या हम तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। जैसे कोबाल्ट का निकालना है, अमोनिया की संख्या कितनी है बच्चों? 6 है, और अमोनिया उदासीन है। क्लोरीन की बच्चों बात करें, 3 क्लोरीन, और एक क्लोरीन का होता है -1, इक्वल में 0 कर दो। तो यहां पर x - 3 बराबर 0 आएगा, तो x बराबर आपका +3 आ जाएगा। ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या आ गई। इस यौगिक में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों? +3। और ये इसके आयन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आयन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब इसको यदि हम 2 भागों में तोड़ दें प्यारे बच्चों, इसको हम 2 भागों में तोड़ दें तो ये आपका कोबाल्ट +3 आयन के रूप में है। इसी चीज को बर्नर ने बताया कि जो आयन के रूप में होगी वो उसकी प्राथमिक संयोजकता प्रदर्शित करेगी। यानी कोबाल्ट को तोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो NH3 का होल 6, यदि क्लोरीन को हटा दें तो ये 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर में है। जिसमें बच्चों 3 पॉजिटिव, इसी को संतुलित करने के लिए 3 क्लोरीन जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये +3 अवस्था में है। इसका मतलब ये केंद्रीय धातु परमाणु +3 इसकी प्राथमिक संयोजकता हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक। अब इसके साथ ये जो आयनीकरण क्षेत्र में कोई भी परमाणु होगा, आगे पीछे कहीं भी जुड़ा होगा, ये इसका ऋणात्मक भाग, जैसे धनात्मक है बच्चों तो हमेशा इसका ऋणात्मक भाग जुड़ेगा। तो प्राथमिक संयोजकता में जो भी परमाणु आएगा इस धन को उदासीन करने के लिए ऋणात्मक परमाणु आएगा। तो बच्चों उसे ऋणात्मक परमाणु के नाम से हम भी कह सकते हैं। और हमेशा ये जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु होता है प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट करेगा। ध्यान रखिएगा, द्वितीयक संयोजकता को भी संतुष्ट करता है। अच्छा, प्राथमिक संयोजकता के बारे में क्लियर। बर्नर ने बताया कि भाई साहब
इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वही उसकी प्राथमिक संयोजकता होती है। अब इसमें जो दूसरी संयोजकता निकल कर आती है प्यारे बच्चों, इसमें लिगेंडों की संख्या की बात की जाती है कि कोबाल्ट को जो है NH3 के माध्यम से प्यारे बच्चों के माध्यम से कितने इलेक्ट्रॉन युग्म दिए जाते हैं, माध्यम से कितने 6 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिए जाते हैं बच्चों, 6 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिए जाते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एक, इसकी संख्या 6 है ना, 6 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिए जाते हैं, ठीक, दिए जाते हैं। अब बच्चों इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक संयोजकता। क्या बोलते हैं बच्चों, ये जो आप लिगेंड के माध्यम से कोबाल्ट को दे रहे हैं ये इसकी द्वितीयक संयोजकता है। तो बर्नर ने अपने थ्योरी में ये बंध के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि किसी भी हम उपसहसंयोजी यौगिक की बात करते हैं उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी 2 संयोजकता होगी, पहली तो प्राथमिक संयोजकता और दूसरी द्वितीयक संयोजकता होगी। प्राथमिक संयोजकता हमेशा आयन से रिप्रेजेंट होगा, वो ऋणात्मक के रूप में होगा, और जो द्वितीयक संयोजकता वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, आप सबको पता है बच्चों, जो लिगेंड होता है, क्या लिगेंड कैसा रहता है, हो सकता है ऋणात्मक हो सकता है ऋणात्मक हो, ठीक है प्यारे बच्चों, हो सकता है धनात्मक हो, लिगेंड उदासीन भी होता है, हो सकता है उदासीन भी हो, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहां पर यदि ये +3 अवस्था में है तो प्राथमिक संयोजकता ऋणात्मक के रूप में होता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड भी जुड़े हैं और बाहर से बाह्य क्षेत्र के जो आयनीकरण क्षेत्र के परमाणु है वो भी जुड़े हैं। तो 2 प्रकार से संयोजकता होती है प्यारे बच्चों, एक तो प्राथमिक संयोजकता, ठीक है, और दूसरा है बच्चों द्वितीयक संयोजकता, ठीक है। अब इसको कुछ बुकों में और भी नाम दे देते हैं, जैसे समन्वयन क्षेत्र को उपसहसंयोजन मंडल भी कहते हैं, उपसहसंयोजी क्षेत्र भी कहते हैं बच्चों, उपसहसंयोजन मंडल, ठीक है। तो परेशान मत होना इसलिए क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं एक एक पॉइंट, ठीक बच्चों। और ये जो अंदर वाला भाग, बाहर वाला भाग है बच्चों, ये आयनन मंडल हो गया, क्या हो गया, आयनन मंडल हो गया, ठीक, ये चीज आयनन मंडल, ठीक है। यही आयनन मंडल जो है बच्चों, ये आयनन मंडल से ही जो आयन बनेगा, जो ऑक्सीकरण संख्या आएगा वो प्राथमिक संयोजकता रिप्रेजेंट होगा। और बच्चों जो ये उपसहसंयोजी मंडल के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो लिगेंड जुड़े हुए हैं, जो उपसहसंयोजी बंध बनाएंगे, जितने उपसहसंयोजी बंध बनेंगे प्यारे बच्चों, जितने उपसहसंयोजी बंध बनेंगे उतने ही वहां पे द्वितीयक संयोजकता होगी। ये नोट डाउन कर लो, ये किसने बताया, बर्नर ने बताया। अब उन्होंने कहा कि यदि हम किसी यौगिक में प्राथमिक द्वितीयक को यदि दर्शाएंगे तो इसको दर्शाने के लिए हम अलग अलग चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बोले हम यदि प्राथमिक को दर्शा रहे हैं, किसको बच्चों, प्राथमिक को, कहीं पे मान लीजिए यहां पे प्राथमिक को यदि दर्शाएंगे, प्राथमिक संयोजकता को दर्शाएंगे, प्राथमिक को हम दर्शाएंगे तो टूटी हुई लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन वहीं पे प्यारे बच्चों यदि द्वितीयक संयोजकता लेंगे, द्वितीयक संयोजकता तो प्यारे बच्चों बोले कि एकदम टूटी हुई लाइन नहीं, बल्कि है ना एकदम जुड़ी हुई लाइन, यदि सीधी लाइन लेंगे बच्चों। ये चीज उन्होंने बताया, किसने, तो बर्नर साहब ने बताया, ठीक। चलिए कहानी में बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा। देखो बच्चों, अल्फ्रेड बर्नर ने 1893 में सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके लिए उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। देखिए भाई, जैसे आप ही कुछ नियम देंगे, हो सकता है 10 साल 20 साल बाद उस नियम में कुछ संशोधन हो जाए। तो ऐसे ही बर्नर ने अपने नियम को कब दे दिया बच्चों, 1893 में। लेकिन अभी भी इनमें कुछ न कुछ कमियां थी। तो बाद में संयोजकता बंध सिद्धांत आया, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत आया, उसके आधार पर इनकी कमियों को दूर किया गया। लेकिन इन्होंने यदि किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक में किस तरीके से लिगेंड या कोई आयनिक क्षेत्र में कोई आयन या परमाणु जुड़ा होता है, किस तरीके से बंध बनाता है, तो यह सर्वप्रथम व्याख्या किसने की, अल्फ्रेड बर्नर ने। इसी कारण से इनको 1913 में सम्मानित किया गया।
इनके सिद्धांत में जो पहला बिंदु आता है प्यारे बच्चों, देखिए जटिल या उप सहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार से संयोजकता प्रदर्शित करता है। एक तो प्यारे बच्चों प्राथमिक संयोजकता और दूसरा द्वितीयक संयोजकता, है ना। परमाणु में प्राथमिक द्वितीयक दोनों संयोजकता को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब कोबाल्ट जो ऑक्सीडेशन नंबर है उससे वो प्राथमिक को संतुष्ट कर देता है। आपको बड़े प्यार से बताया कि जो इसका आयनीकरण, जो इसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, कितना ऑक्सीकरण संख्या है, कितने आयन के रूप में ये है, वो बच्चों वो प्राथमिक संयोजकता से संतुष्ट कर देता है। और ये भैया कोबाल्ट जो लिगेंड होता है इसमें रिक्त ऑर्बिटल्स होते हैं, रिक्त कक्षक होते हैं, वहां पर आकर के द्वितीयक संयोजकता बच्चों जाकर के इलेक्ट्रॉनिक में जो लिगेंड है इलेक्ट्रॉनिक में देता है और उप सहसंयोजी बंध बनाता है। उप सहसंयोजी बंध कब बनता है कि जोड़ा का ही इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे हमारे पास बच्चों 2 रुपए है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम बोले कोई बात नहीं है, हमसे ही तुम 1 रुपए ले लो और इस तरीके से बराबर हो जाएंगे और साझा कर लेंगे। अब इसके पास कोबाल्ट के पास ढेर सारे कक्षक हैं, यहां पे लिगेंड जाता है इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, बोलता कोई बात नहीं है। वैसे तो बंध बराबर में होनी चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन तुम दो 1 हम दें, तभी तो दोस्ती होगी। लेकिन ये लिगेंड है, बोलते कोई बात नहीं है, अभी तू मेरे से ही ले ले, मैं जोड़ा का ही इलेक्ट्रॉन दे देता हूं। और जोड़ा का इलेक्ट्रॉन दे करके, क्योंकि कक्षक स्थायी कब होगा जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हर एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जैसे एस में 1 कक्षक, पी में 3 कक्षक, डी में 5 कक्षक और एफ में 7 कक्षक, तो 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। लेकिन जब कोई परमाणु ऐसा आता है, बोलता कोई बात नहीं है, तेरे पास नहीं है ना, खाली है ना, चलो मैं ही 2 दे देता हूं, तो 1 मेरा तो है ही और 1 तेरे को दे करके बंध बना लेता हूं। इसलिए उप सहसंयोजी जो बंध है बच्चों उसको एरो के निशान से प्रदर्शित किया जाता है कि इस परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया गया फिर बंध बना। ठीक है, तो दोनों को संतुष्ट करने की कोशिश करता है। तो ये आप लोगों ने समझा प्यारे बच्चों पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है कि किसी भी बर्नर के सिद्धांत के आधार पर केंद्रीय धातु परमाणु के पास बच्चों 2 संयोजकता होती है, एक तो प्राथमिक संयोजकता और दूसरी द्वितीयक संयोजकता। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए प्राथमिक संयोजकता के बारे में क्या बताया, बड़े प्यार से समझना प्यारे बच्चों कि प्राथमिक संयोजकता जो यह संयोजकता है अधिशात्मक होती है, यानी जटिल आयन पर आवेश की संख्या के बराबर होती है, जटिल आयन पर आवेश की संख्या। ठीक है, अतः प्राथमिक संयोजकता आयनिक संयोजकता होती है, यह संयोजकता ऋणात्मक आयनों से संतुष्ट होती है। इसको बड़े प्यार से यहां पे मैंने आपको समझाया कि इसका बच्चों जो ऑक्सीडेशन नंबर जो आयन होगी इसी की जो संख्या है वो प्राथमिक संयोजकता होती है। देखो ना, जटिल आयन पर केंद्रीय धातु परमाणु में टोटल कितना आवेश आ रहा है, तो आपने देखा कि कोबाल्ट में हमने देखा कि +3 है बच्चों, कितना +3, तो +3 आवेश आया। जो आवेश आ रहा है वही उसका क्या है बच्चों प्राथमिक संयोजकता है। जब द्वितीयक संयोजकता के बारे में क्या बताया कि द्वितीयक संयोजकता ऋणात्मक आयन उदासीन अणु द्वारा संतुष्ट होती है, यह संयोजकता दिशात्मक होती है। पहला क्या था बच्चों, ये अदिशात्मक, इसकी दिशात्मक यानी फिक्स दिशा नहीं है, इसकी फिक्स दिशा नहीं है। इस कारण से प्राथमिक संयोजकता से किसी भी यौगिक की संरचना को या आकृति को हम नहीं बता पाते। लेकिन बच्चों द्वितीयक संयोजकता जो होता है इसके ही आधार पर हम किसी भी परमाणु के आकृति या संरचना को बता पाते हैं। देखिए इसकी दिशात्मक होती है, फिक्स दिशा होती है। एक संयोजी दाता परमाणु अणु या समूह की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े होते हैं इसे द्वितीयक संयोजकता को समन्वयन संख्या भी कहते हैं। अच्छा, मैंने आपको सब कुछ समझाया कि बच्चों ये समन्वयन संख्या है। देखो कितने लिगेंड जुड़े हुए 6, यही इसकी समन्वयन संख्या है। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए सारा चीज समझा दिया। ये आपकी बच्चों क्या है समन्वयन संख्या, क्या है समन्वयन संख्या बच्चों। समन्वयन संख्या जितनी होगी वही उसकी उप सहसंयोजी क्षेत्र में बच्चों लिगेंड की संख्या है और वही उसकी द्वितीयक संयोजकता है। जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे हैं हो सकता है वो ऋणात्मक भी हो सकता है ना बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु में हो सकता है उदासीन भी हो सकता है और हो सकता है वो धनात्मक भी तो हो सकता है ना। क्या धनात्मक नहीं हो सकता? हो सकता है भाई, धनात्मक भी होते हैं। जैसे हाइड्रोजीनियम आप लोगों ने पढ़ा है और नहीं पढ़ा तो भाई साहब पढ़ लेना। ठीक है, कि द्वितीयक संयोजकता धनात्मक भी हो सकता है। बर्नर के सिद्धांत के आधार पर हम यहां पे आपको समझा रहे हैं। ठीक, चलिए जितना अपन को यहां पे करा रहे हैं बच्चों उतना लिखते जाना, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अगला पॉइंट लिख लेना कि जो आपका प्राथमिक संयोजकता
को टूटी हुई लाइन बच्चों और द्वितीयक संयोजकता को ठोस लाइन से प्रदर्शित करते हैं। लास्ट में अपन यहाँ पे भी चर्चा करेंगे, चित्र बना करके बात करेंगे, लेकिन अभी चित्र इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि थ्योरी लिखने के बाद ही आपको डायग्राम बनाना है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, प्रत्येक तत्व प्राथमिक संयोजकता द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करने की प्रयास करता है। केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु में बच्चों आप लोगों को मैंने आपको बताया कि इसका जो आयन होगा वो प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट करने की कोशिश करेगा, और केंद्रीय धातु परमाणु के पास जो रिक्त डी कक्षक है उसमें बच्चों वो लिगेंड जाकर जुड़ेंगे, इसलिए दोनों को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करता है। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट है कि द्वितीयक संयोजकता के दिशात्मक गुण के कारण जटिल आयनों के आकार निश्चित होते हैं। मतलब हम बच्चों यदि बात करें कि किसी की समन्वयन संख्या जैसे 4 है, ठीक है, तो जब 4 होता है इसका मतलब बच्चों या तो उसमें sp3 संकरण होगा या तो होगा dsp2 संकरण होगा। ये दो ही संकरण हो सकते हैं। जैसे समन्वयन संख्या 6 है तो उसमें क्या हो जाएगा बच्चों, sp3d2 हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा, यही होगा। 3 1 4 1 5 6 हो गया। तो ये संकरण के आधार पर किसी भी हम यौगिक की आकार को बता पाते हैं। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है ना, तो जैसे किसी भी जटिल यौगिक में यदि बात करें तो उनकी बच्चों जैसे आयन के रूप में होता है, और यदि उसमें समन्वयन संख्या पता चल गई कि इसकी समन्वयन संख्या इतनी है तो उसके आधार पर उस यौगिक का आकार भी हम बता पाते हैं। तो ये किसके कारण होता है बच्चों, द्वितीयक संयोजकता के दिशात्मक गुण के कारण होता है ना। जैसे आपको बताया कि प्राथमिक संयोजकता जो होती है उसकी कोई दिशा नहीं रहती है, लेकिन जो द्वितीयक संयोजकता उसकी फिक्स दिशा होती है। इसके फिक्स दिशा को समझने के लिए हम संयोजकता वन सिद्धांत बताएंगे। इसकी दिशा क्यों होती है, क्योंकि जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों आप लोगों ने पढ़ा डी कक्षक रिक्त हैं और डी कितने हैं, 5 हैं, ठीक है, 5 है बच्चों, ये 5 है। तो ये आपका है ना dx हो गया dy dz dx स्क्वायर बाई dx बाई z, ऐसे करके बच्चों आप लोगों को है ना 5 कक्षक हो जाते हैं, और पांचों की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होता है, इसलिए इसकी दिशात्मक प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो इसमें डीप में हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतना डीप में बात करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा क्लास खिंच जाएगा। फिलहाल इतना आप समझो कि प्यारे बच्चों जो आपका द्वितीयक संयोजकता है वो रिक्त डी कक्षकों में जाकर प्रवेश करता है, ये सबको पता है, क्योंकि लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है। जितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है लिगेंड कहां जाकर के जुड़ता है, केंद्रीय धातु परमाणु के पास। अच्छा, केंद्रीय धातु परमाणु के अंदर रिक्त डी कक्षक होगा तभी तो जुड़ेगा, तो उसके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं, और भी sb कक्षक हैं, pb कक्षक हैं, उन सभी का आकार भी होता है। इस कारण से कहते हैं उनकी दिशात्मक प्रवृत्ति होती है, फिक्स डायरेक्शन पे ही जाकर के जुड़ेगा, कोई x अक्ष में, कोई y में, कोई z में, तो फिर उस दिशात्मक प्रवृत्ति के आधार पर इनका आकार बता पाते हैं। अब जैसे हमने कहा समन्वयन संख्या 4 है, समन्वयन संख्या 4 है, इसका मतलब या तो संकरण sp3 होगा। जब sp3 होता है बच्चों तो इसका होता बच्चों आपका समतलीय, है ना, और dsp2 ये चतुष्फल की, इसका हाँ चतुष्फल की, इसका क्या होता है, चतुष्फल की, ठीक है, इसका होता है चतुष्फल की, और इसका प्यारे बच्चों होता है, इसका होता है वर्ग समतलीय, वर्ग समतली, क्या होता है, वर्ग समतली। लेकिन यदि मान लीजिए समन्वयन संख्या 6 आ गई, समन्वयन संख्या 6 आ गई बच्चों, इसका मतलब s में 1, p में 3, d में 2, ठीक है, तो टोटल 6 हो गया, तो इसका हो जाता है अष्टफल की, अष्टफल की, ठीक। तो ये बर्नर ने ही बता दिया था कि मान लीजिए किसी यौगिक में उपसहसंयोजी संख्या, समन्वयन संख्या के आधार पर हम बच्चों उसका आकार बता पाते हैं। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट है, बर्नर ने केंद्रीय परमाणु के उपसहसंयोजित होने वाले परमाणु को आकर्षण के 2 मंडलों में विभाजित कर दिया था, जो कि आपको प्रारंभिक में बता दिया था बच्चों। एक आंतरिक मंडल जिसे उपसहसंयोजन मंडल, और दूसरा बाह्य अथवा आयनन मंडल, इस तरीके से उन्होंने विभाजित कर दिया था। जैसे बच्चों एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और आपको बर्नर के सिद्धांत के आधार पर हम यहां पर बता देते हैं एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल बच्चों जैसे एक यौगिक है आपके पास, कोबाल्ट है, ठीक है, क्लोरीन की संख्या 3 है और NH3 की संख्या 6 है। पहले ऐसे ही यौगिक लिखा जाता है, बाद में पता चला कि ये ब्रैकेट में लिखेंगे। ये बर्नर के जमाने में ऐसे ही लिखा जाता था,
बर्नर के जमाने में बच्चों ऐसे लिखा जाता था, बल्कि इसको ऐसा लिख देते हैं, ऐसा ना लिख करके ऐसा लिखा जाता था। कोबाल्ट हो गया और यहाँ पे आपका ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया सर, कोबाल्ट हो गया COCl3 इंटू 6H2, H2O नहीं NH3 है ना, NH3। ये आपके पास जो आया बच्चों, ये बर्नर के जमाने का यौगिक है। बाद में पता चला कि ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है ना, तो ये बर्नर के जमाने का यौगिक है कि ऐसे ही लिखा जाता था बच्चों जटिल आयन को। ठीक, चलिए जटिल यौगिक को, सॉरी। अब इसमें देखो बच्चों क्लोरीन है, क्लोरीन 3 है। पहले तो कोबाल्ट लिखो, इसमें जो NH3 की संख्या टोटल कितनी है, NH3 की संख्या टोटल 6 है, तो इनकी फिक्स डायरेक्शन है बच्चों, इनकी फिक्स डायरेक्शन है। यहां पे NH3 है, यहां भी NH3 है, यहां भी NH3 है, इनका डायरेक्शन फिक्स है, इनके डायरेक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते। NH3 है, NH3 है, ठीक, यहां भी NH3 है। क्लोरीन कितने हैं, 3 है। क्लोरीन को कहीं जोड़ दो, जैसे मान लीजिए इसको टूटी हुई लाइन से प्राथमिक संयोजकता को, ये द्वितीयक संयोजकता है, प्राथमिक संयोजकता को जैसे मैंने कहा यहां पे आपका क्लोरीन जोड़ दो, ठीक है, यहां पे क्लोरीन जोड़ दो, ठीक, यहां पे क्लोरीन जोड़ दो, तो ये बच्चों आपका क्या हो गया, बर्नर के आधार पर आ गया। लेकिन जो आधुनिक मत आया ना मेरे बच्चों, आधुनिक मत बाद में जो आया, जो अब प्रचलित है, आधुनिक मत मतलब अब, लेकिन आपको यही चीज लिखना है, इसके साइड में इसको भी बना दोगे वो चल जाएगा। ठीक, आप लोगों को पता होगा कि अब ये जो यौगिक है इस तरीके से लिखा जाता है। कोबाल्ट है, NH3 की संख्या कितनी है, 6 है, और प्यारे बच्चों ये आपका हो गया Cl3, यानी आयन के रूप में अलग कर दिए। तो अब जब आधुनिक रूप में इसको लिखा जाता है तो इस तरीके से रहता है। कोबाल्ट है प्यारे बच्चों, क्या है, कोबाल्ट है, इसमें अमोनिया की संख्या उपसहसंयोजी बंध बना रहा है, क्या बना रहा है, उपसहसंयोजी बंध। तो इस तरीके से बच्चों उपसहसंयोजी बंध बना लिया। और ये कितने आयन के रूप में प्यारे बच्चों, ये आपका 3 पॉजिटिव आयन के रूप में। तो इस तरीके से, और लास्ट में बच्चों क्लोरीन है तो Cl3 निगेटिव, ठीक है। Cl3 निगेटिव हो नहीं सकता सर, ऐसा कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। Cl1 निगेटिव होता है, तो एक काम करो 3Cl निगेटिव कर दो। तो इस तरीके से आधुनिक रूप में अब ऐसा बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बच्चों आप लोगों को लास्ट में एक एग्जांपल लिख देना है। तो बर्नर ने क्या बताया बच्चों, आप लोगों को क्लियर हो गया। बर्नर के आधार पर ही अपन बात करते हैं, एक्स्ट्रा बात ही नहीं करेंगे। बर्नर के आधार पर सारा चीज बताया कि भाई पहले तो उन्होंने बताया कि किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक की बात करते हैं, जटिल यौगिक की बात करते हैं, तो केंद्रीय धातु परमाणु की 2 संयोजकता होती है, एक प्राथमिक जिसे हम टूटी हुई लाइन से, और एक द्वितीयक जिसे हम मतलब मोटी लाइन से व्यवस्थित करते हैं। प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है कि जो आपका द्वितीयक या प्राथमिक संयोजकता होगा, बर्नर ने बताया केंद्रीय धातु परमाणु का सबका बराबर दायित्व है। वो प्राथमिक संयोजकता को भी संतुष्ट करने की कोशिश करता है, द्वितीयक संयोजकता को भी संतुष्ट करने की कोशिश करता है। और प्राथमिक द्वितीयक जो संयोजकता होते हैं बच्चों, तो प्राथमिक को टूटी हुई लाइन और द्वितीयक को हम मोटी लाइन से प्रदर्शित करते हैं, यानी एकदम खड़ी लाइन से प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके आधार पर ही उन्होंने यौगिक को 2 भागों में बांटा। केंद्रीय भाग जो केंद्रीय धातु परमाणु के अंदर रहता है बच्चों, उसको उपसहसंयोजी मंडल कहा, और बाहर वाले को बच्चों आयनन मंडल कहा, ठीक है। और ये आप लोगों को पूरा का पूरा प्रोसेस क्लियर है, ये सब चीज आप लोग लिख लेना। हाँ, एक चीज और बताया था कि जो द्वितीयक संयोजकता प्राथमिक संयोजकता होती है वो अदिशात्मक प्रकृति का होता है, उसमें कोई दिशा नहीं रहती, लेकिन जो द्वितीयक संयोजकता होती है उसकी दिशात्मक प्रवृत्ति होती है। हाँ, बोर्ड एग्जाम के लेवल में इतना ही काफी है, ठीक है। बाकी आप कहोगे सर ये सब चीज बताओ, ये सब चीज आपको मैं संयोजकता बंध सिद्धांत में चर्चा करूंगा। यदि बर्नर का सिद्धांत आएगा तो इतना काफी है बच्चों बोर्ड एग्जाम के लेवल से, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा जानकारी लेना है तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हाजिर रहूंगा। और यदि कोई बच्चा अभी तक नोट्स नहीं लिया है, शिव कोचिंग क्लासेस का नोट्स चाहता है, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूंगा 968529 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। मात्र 100 रुपए में नोट्स मिलता है, प्रॉपर हैंड रिटन। ओके, नोट्स जरूर लें, तैयारी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।